ये लोडवा दे रहे चलिए हम लोग अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोई भी बीच में बात नहीं करेगा, अच्छा से समझेगा, अच्छा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, हम एड्स के बारे में आपको बताए थे और एड्स के बातें सारी समाप्त हम कर दिए थे आपको पढ़ाकर। क्या ध्यान में है? टोटल बातें कंप्लीट हो गई थी एड्स के बारे में। और एड्स का हम आपके सामने नोट्स भी भेज दिए थे कल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। गलती ये हो गया कि हिंदी वाला जो पीडीएफ है उसमें क्या हुआ है ना कि 3-4 पेज इंग्लिश वाला इंक्लूड हो गया है। तो तुम खोलते होगे तो लगता होगा कि इंग्लिश ये वाला पीडीएफ है, लेकिन नीचे की ओर जाना, एगो उसमें से कोई पीडीएफ होगा जो हिंदी वाला होगा, ठीक है। तो हाँ, कौन है ध्यान में नहीं है? नीचे लाइक, हाँ नीचे वाला होगा, क्या कि पीछे में हिंदी भेजे थे, सबसे पहले इंग्लिश भेजे थे। चलिए, तो आप लोग भरोसा करते हैं लिखे होंगे कि नहीं लिखे हैं, वो हम कल चेक करेंगे। आज हम पहले पढ़ा देते हैं। उसके बाद आज हेडिंग देखिए, आज का हेडिंग है इनक्यूबेशन। हेडिंग क्या है जी? इनक्यूबेशन। बड़ा अच्छा सा है टॉपिक, अब मजेदार है। इनक्यूबेशन का मतलब होता है, इनक्यूबेशन पीरियड को हिंदी में कहते हैं उद्भासन काल। हिंदी में क्या बोलेंगे? उद्भासन काल। उद्भासन काल क्या है समझिएगा। उद्भासन काल क्या होता है? जैसे कि कोई भी रोगजनक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया, पैथोजन कोई क्या किया, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया। पैथोजन का मतलब समझते हो ना? रोगजनक। कोई भी रोगजनक हमारे शरीर के अंदर क्या किया? एंट्री किया। एंट्री का मतलब प्रवेश किया। जैसे कि सैल्मोनेला बैक्टीरिया, सैल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर क्या किया जी? प्रवेश कर गया। प्रवेश किया, उसके बाद जब ये प्रवेश करता है कोई भी बैक्टीरिया उक्टीरिया, और जब तक समय तक आपका पहला लक्षण नहीं दिख जाए, पहला लक्षण नहीं दिख जाए, और जैसे कि कोई भी रोगजनक को प्रवेश करने के बाद उस रोग के पहले लक्षण दिखने के बीच के समय को, बीच के टाइम को ही हम क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? इनक्यूबेशन, उद्भासन काल। अरे काल का मतलब क्या होता है? समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। तो समय क्या मतलब? कोई भी हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए और रोग का पहला लक्षण दिखने के बीच के जो समय रहेगा वह हमारा क्या कहलाएगा? उद्भासन काल कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल में दे रहे हैं, सैल्मोनेला बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर क्या कर गया? प्रवेश कर गया। अब 10 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद? 10 दिनों के बाद हमें थोड़ा सा फीवर जैसा फील हुआ। कैसा फील हुआ? बुखार जैसा फील हुआ। तो इस सैल्मोनेला टाइफाइड का लक्षण है, जानबे करते होगे। तो 10 दिन के बाद हमें हालांकि फीवर हुआ है, तो ये 10 दिन का जो टाइम है यही हमारा क्या है जी? यही हमारा क्या है? इनक्यूबेशन है। यही हमारा क्या है? इनक्यूबेशन पीरियड है। यह क्या है? इनक्यूबेशन पीरियड है। तो आप ध्यान में रखना, कोई भी रोगजनक को प्रवेश करने के बाद उस रोग के पहला लक्षण दिखने के बीच के समय को क्या कहा जाता है? उद्भासन काल कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने दिया है आपके सामने। क्या एग्जाम्पल दिए हैं? जैसे कि HIV आपके शरीर के अंदर क्या किया? प्रवेश किया, और 5 से 10 सालों में जाकर आपका HIV का पहला लक्षण आपके शरीर में दिखा। तो इसके बीच के जो टाइम है यही टाइम क्या कहलाएगा? उद्भासन काल, बोले तो इनक्यूबेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनक्यूबेशन। अब हम इसे डिफाइन करते हैं। आवर बॉडी, बोले तो हमारे शरीर, हमारे शरीर के इनसाइड, बोले तो अंदर, हमारे शरीर के अंदर पैथोजेन, रोगजनक को प्रवेश करने के बाद रोग का फर्स्ट कैरेक्टर हमें जो दिखता है उसके बीच के समय को क्या कहा जाता है? उद्भासन काल। ये आपका हो गया डिफिनेशन। देखिएगा, हमारे शरीर के इनसाइड अंदर रोगजनक को एंट्री, बोले तो प्रवेश करने के बाद रोग का पहला लक्षण दिखना, हम दिखने के बीच के समय को क्या कहते हैं? उद्भासन काल। उद्भासन काल क्या कहेंगे? उद्भासन काल। नेक्स्ट समझिएगा, पैथोजेनिसिटी क्या होता है? पैथोजेनिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? रोगजनकता। क्या कहेंगे? रोगजनकता। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है रोगजनकता। क्या हो जाएगा? रोगजनकता।
एक होता है पैथोजेन, एक क्या होता है पैथोजेन। तो पैथोजेन हम किसे कहते हैं जी, वैसा रोगजनक जो रोग को क्या करता है जन्म देता है। कोई बैक्टीरिया उक्टीरिया कुछ भी हो जो आपको बीमार कर रहा है वह क्या होता है पैथोजेन। नाम ही इसका होता है पैथोजेन के हिंदी में रोगजनक, मतलब रोग का मतलब रोग और जनक का मतलब जन्म देने वाला। जो रोग को जन्म देता है वही क्या कहलाता है पैथोजेन, हिंदी में रोगजनक कहलाता है। अब उसी प्रकार से पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। तो पैथोजेनिसिटी देखना क्या होता है, ये देखो, देखिएगा हमारे शरीर आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर पैथोजेन को मतलब रोगजनक को प्रवेश करने के बाद अपनी संख्याओं को क्या करने लगता है इंक्रीज करने लगता है और हमारी कोशिका को, आवर सेल बोले हमारी कोशिका को क्या करने लग जाता है नष्ट करने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं रोगजनकता, रोगजनकता कहते हैं, रोगजनक नहीं इसे रोगजनकता कहेंगे। जैसे कि समझिएगा अब किसी इंसान की ये बॉडी है, समझो यहाँ पे ये किसी इंसान की आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपकी इंसान की बॉडी हो गई। अब ये इंसान की बॉडी में, ये इंसान के बॉडी में कोई रोगजनक प्रवेश किया, क्या किया रोगजनक प्रवेश किया, मतलब कोई वायरस इस प्रकार से था, ये क्या कर गया जी प्रवेश कर गया। अब जब प्रवेश कर गया तो ये अपने संख्याओं में क्या करेगा वृद्धि करेगा। 1 से कै हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 2 से इसी प्रकार से ढेर सारा आपका क्या ये बन रहा है वायरस। ये एक प्रकार से हम क्या बनाए हैं आपके सामने वायरस। तो देखो तो वायरस अपनी संख्याओं में वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर, अच्छा ये वायरस है तो हमको बीमार कर रहा है ना, तो इसे हम पैथोजेन कहेंगे, क्योंकि जो रोग को फैलाता है वही क्या कहलाता है पैथोजेन। अर्थात हमारे शरीर के अंदर रोगजनक को प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर के अंदर वह अपनी संख्याओं को बढ़ाकर हमारी शरीर की कोशिकाओं को नष्ट पहुंचाता है, अर्थात नष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं पैथोजेनिसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे पैथोजेनिसिटी कहेंगे। यह आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे सवाल बनता है, आप एनसीईआरटी खोल लो नहीं मिलेगा। HIV जो पढ़ाए ना, HIV के बाद तुरंत में कैंसर दे दिया है, आप एनसीईआरटी देखना, ये बीच का चीजें उड़ा दिया है, समझे, क्योंकि तुम्हारा जो एनसीईआरटी किताब है बहुत दिन से अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट जब होगा तो उसमें बहुत कुछ इंक्लूड होगा, जितना प्रकार के बीमारियां आई है, जैसे कोरोना जो भी बीमारी सब आई है सब उसमें इंक्लूड होगा। बड़ी दिन से अपडेट नहीं किया गया है, अगर अपडेट कर दिया तो टोटल चीज सब दे देगा, समझे बातों को। चलिए अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या बोले हम। हमारे शरीर आवर बॉडी के अंदर रोगजनक को प्रवेश करने के बाद अपनी नंबर को बढ़ाने लगता है और हमारी कोशिका को क्या करने लगता है डैमेज करने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं पैथोजेनिसिटी। क्या यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत। अब चलिए यहां से आता है, अब एक चीज बताइएगा, अब हेडिंग हमारा है पैथोजेनिसिटी ऑफ HIV, HIV का रोगजनकता। तो इसके अंदर हम क्या जानेंगे बताओ, कोई बता सकता है पैथोजेनिसिटी ऑफ HIV। तुमको हम क्या बताएं अभी पैथोजेनिसिटी, कि पैथोजेनिसिटी क्या है। तो हमने यही कहा हमारे शरीर के अंदर अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर हमारी कोशिका को नुकसान पहुंचाना पैथोजेनिसिटी है। तो हम जान रहे हैं पैथोजेनिसिटी ऑफ HIV, अर्थात इसके अंदर क्या जानेंगे हम HIV हमारे शरीर के अंदर जनसंख्या को कैसे बढ़ाएगा और कैसे हमारी कोशिकाओं को मारेगा, इसके बारे में जानना हमारा पैथोजेनिसिटी HIV कहलाएगा। समझे बातों को। तो देखिएगा कैसे ये करता है। सबसे पहले हम आपको जरा पीछे की ओर ले जाते हैं और आपको अच्छे तरीके से हम पहले फिगर से समझा देते हैं। जैसे कि ये हमारी शरीर है, ये हमारे शरीर है, बॉडी है ये हमारे। अब इस बॉडी के अंदर आपकी WBC ब्लड होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। और WBC होते हैं 5 प्रकार के। WBC कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। अगर हो आपको ध्यान में, अगर 11th में पढ़े हो तो कौन कौन WBC होता है, तो एक होता है मोनोसाइट्स होता है। क्या होता है जी मोनोसाइट्स होता है। दूसरा हमारा लिम्फोसाइट्स होता है
दूसरा WBC का क्या नाम है? लिम्फोसाइट्स नाम है। अगला WBC का क्या नाम है? न्यूट्रोफिल नाम है। क्या नाम है? न्यूट्रोफिल्स नाम है। अगली WBC का नाम ओएसिनोफिल नाम है। क्या नाम है जी? ओएसिनोफिल्स नाम है। अगली WBC का नाम एक और क्या बच गया? बेसोफिल। क्या बच गया? बेसोफिल बच गया। ये सब हमारे अंदर WBC हैं। ये क्या हैं? WBC हैं। WBC कितना प्रकार होता है? 5 प्रकार। पहला मोनोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स, तीसरा न्यूट्रोफिल, चौथा एसिनोफिल, पांचवा बेसोफिल। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा अगर हमारी अंदर रोग जनक को कोई मारता है तो वह मोनोसाइट्स और कौन होता है? न्यूट्रोफिल, जो कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हमारे प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है तो वह पकड़ के जब पकड़े रखता है तो मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल जाके उसको क्या करते हैं? मारते हैं। हमने आपको बताया था। तो अब देखो क्या करेगा। यह वायरस बड़ा चतुर है जी, देखना ये बड़ा चतुराई करता है। सबसे पहले किसी भी जरिए से आपके शरीर के अंदर यह वायरस क्या हो गया? प्रवेश कर गया। देखो यह वायरस है, ये जो हम आपके सामने बना रहे हैं यह HIV वायरस है। ये क्या है? आपके HIV वायरस है। इस प्रकार के एंटीजन लिए घूरेगा, इस प्रकार से रहेगा, आपके शरीर के अंदर आएगा ना तो आपके शरीर में आपकी WBC भी है। अरे है ना WBC, ये गोल गोल जो बना रहे हैं समझ जाओ कि ये WBC है। ऐसा नहीं, WBC का आकार इस प्रकार से। चलो ये आपके क्या है? WBC। ये आपके छोटे छोटे क्या है जी? WBC हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना, जब मोनोसाइट्स जो होता है स्टार्टिंग में ये छोटा WBC होता है, समझे बातों को। लेकिन यह जब आकार को बड़ा कर लेता है, जैसे कि देखो ये आकार बड़ा कर लिया, और जब ये आकार को बड़ा कर लेता है मोनोसाइट्स WBC तो इसका नाम बदल जाता है और इसे हम कहते हैं माइक्रोफेज। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोफेज WBC। यह माइक्रोफेज WBC बन गया, समझे बात को। माइक्रोफेज कोशिका बन गया। तो माइक्रोफेज कोशिका कुछ और नहीं, मोनोसाइट्स का बढ़ता आकार है कि नहीं है। जब मोनोसाइट्स अपनी आकार को बढ़ा लेता है तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रोफेज कहते हैं। क्या कहेंगे? माइक्रोफेज कहेंगे। समझो बढ़िया से, उसके बाद लैंग्वेज समझ में आएगा। इधर देखना, अब ये सब WBC है, मतलब ये छोटा छोटा WBC है तो ये क्या होगा? मोनोसाइट। अरे होगा कि नहीं? ये बड़ा वाला है तो ये क्या होगा? माइक्रोफेज। छोटा ये क्या करेगा ना, आपके इसी के अंदर एंट्री कर जाएगा। ये जो बड़का वाला जो माइक्रोफेज बैक्टीरिया है इसी के अंदर क्या कर जाएगा जी? जाके आपके शरीर के अंदर बैठ जाएगा। बैठ गया, और जाके बैठ के क्या करेगा ना, ये अपनी संख्याओं को क्या करेगा? ढेर सारा अपनी संख्याओं को बढ़ाएगा। देखो अपनी संख्या बढ़ा रहा है ना, अपनी संख्याओं को क्या करेगा? ढेर सारा बढ़ा देगा। और जब ढेर सारी संख्याएं बढ़ जाएगी जिससे कि यह कोशिका पर प्रेशर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और यह कोशिका क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। और जब फट जाएगी यह कोशिका तो यहां से आपके फिर क्या निकलने लगेंगे? बाहर वायरस निकलने लगेगा। HIV वायरस क्या हो जाएगा? फट के बाहर निकल जाएगा। उसके बाद सबसे पहले अब जानता है उसके बाद ये कहां जाएगा? उसके बाद आपके शरीर के अंदर वहां जाएगा जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो एंटीबॉडी को निर्माण करने के लिए कौन एक्टिवेटर रहता है जी? T हेल्पर सेल। कल की क्लास में बताए थे कौन होता है? T हेल्पर सेल। अब यह निकल के क्या करेगा ना, T हेल्पर सेल के पास घुस जाएगा। अब T हेल्पर सेल को क्या कर लेगा? पकड़ लेगा, इसके अंदर घुस जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। और प्रवेश जब कर जाएगा तो बताइए T हेल्पर सेल का काम होता है प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करना। किसको एक्टिवेट करना? प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करना। और जब प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होता है तो क्या चीज का निर्माण होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जब इसको ये पकड़ लेगा तो क्या बताओ, प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हो पाएगा? नहीं। तो एंटीबॉडी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब एंटीबॉडी नहीं बन पाएगा तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएंगे। तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा कमजोर हो जाएगा तो बहुत छोटी छोटी बीमारियां होगी। उसके बाद 5 से 10 सालों के बाद लक्षण आपके अंदर आने लगेंगे HIV का। तो HIV वायरस को आने से पहले आप छोटी बीमारियों से मर जाते हो, इस बात को ध्यान में रखना। HIV का लक्षण बढ़िया तरीके से दिखने में 5 से 10 सालों का समय लगता है और आपकी इम्यून सिस्टम अंदर अंदर क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। तो मतलब हल्को फुल्को बीमारी से आप बीमार पड़ने लगोगे। जैसे यहाँ पर हाछी छिक दिए कस के तो जैसे बैक्टीरिया निकल के आपके मुंह में चल गया, और आपके शरीर का एंटीबॉडी है ही नहीं है।
एंटीबॉडी मर रहा है धीरे धीरे, तो आप फट से बीमार पड़ जाओगे। हम एने से कुछ छू के आए, आपको छू देंगे ऐसे करके, और फट से एकदम तुरंत बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र तुम्हें बचाने के लिए नहीं है। बात समझ में आ गया? अब हम इसे लैंग्वेज में देखेंगे, बढ़िया से देखना। अब लैंग्वेज किसका लैंग्वेज? पैथोजेनिसिटी ऑफ HIV हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से रोग जनकता संख्या को बढ़ाते हैं और बढ़ा के किस प्रकार से हमें संक्रमित करते हैं, उसके बारे में देखना है। तो चलिए बढ़िएगा, देखते हैं। आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर HIV वायरस क्या करते हैं? जब प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो घुस कर सबसे पहले मोनोसाइट्स के बड़ी अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोफेज कहते हैं, महाभिक्षाणु कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? महाभिक्षाणु कोशिका कहते हैं। इसके अंदर क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। कौन? HIV। प्रवेश होने के बाद अपनी नंबर को क्या करने लगता है? इंक्रीज करने लगता है, बढ़ाने लगता है, जिससे कि माइक्रोफेज कोशिका क्या कर जाती है? बस्ट कर जाती है, फट जाती है। और फटने के बाद सारे के सारे वायरस, अब HIV क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब फटेगा तो बाहर निकलेगा वायरस, और जब बाहर निकलेंगे तो अबरी बाहर निकल के क्या करेगा? टी हेल्पर सेल को ही डैमेज करेगा। टी हेल्पर सेल को क्या करेगा? डैमेज करेगा, नष्ट कर देगा। और जब टी हेल्पर सेल को डैमेज कर देगा भाई साहब, तो आपके प्लाज्मा सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, और जब प्लाज्मा सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो आपके इम्यून सिस्टम क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, जिससे कि आपको छोटी छोटी बीमारियां दिखने लगेगी। फिर 5 से 10 सालों में आपका एड्स का लक्षण आ जाएगा। तब तक मर जाइएगा, पहलू मर जाइएगा। 5 से 10 साल इंतजार थोड़ी कीजिएगा उतना दिन। तो ध्यान में रखो। देखो, हम अभी सुरक्षा क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम क्या है? बढ़िया है। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है वह जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। अभी मौसम ढल रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके इम्यून सिस्टम कमजोर होंगे वह फट से उसको सर्दी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, लनफन हो जाएगा। लेकिन जिसका शरीर के अंदर टी हेल्पर सेल बढ़िया है, जब टी हेल्पर सेल आपका बढ़िया है तो प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करते रहेगा, और प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगा तो आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी हमेशा बनती रहेगी, और जब हमेशा एंटीबॉडी बने रहेगा तो आपका उससे प्रतिरक्षा तंत्र क्या रहेंगे? आपका स्ट्रांग रहेगा। आप बीमार तिमार जल्दी नहीं पड़ोगे। बात समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? कोई भी वायरस की सबसे पहली सिंपल प्रजाति होती है, वह बाहर में से तो एक गो रहेगा, अपनी जनसंख्याओं को वृद्धि हमारे शरीर के अंदर करता है। जो भी वायरस है जनसंख्याओं की वृद्धि हमारे शरीर के अंदर जाने से करेगा, और इतना ज्यादा वृद्धि करेगा जिससे कि हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगेगा। और जब कोशिका को नुकसान पहुंचाने लगेगा तो बताओ, धीरे धीरे हम लोग कमजोर होते जाएंगे, बीमार की ओर ग्रसित होते जाएंगे। कोरोना क्या हो रहा था? कोरोना में हमारे शरीर के अंदर कोरोना वायरस प्रवेश करके, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके अच्छा वाला भोजन ले रहा था, न्यूट्रिएंट्स ले रहा था, और खा पी के पूरा हमरे अंदर गेलो, हमरे अंदर पूरा एकदम जन्म दे रहा है। बहुत सारा जनसंख्या कोरोना वायरस बढ़ा रहा था। बढ़ाने से हमारी क्या कर रहा था? टी हेल्पर सेल को मार रहा था। टी हेल्पर सेल को मार देगा तो प्लाज्मा सेल बनेगा नहीं, प्लाज्मा सेल बनेगा नहीं तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा, अर्थात फिर तुरंत हम लोग इससे क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जा रहे थे, फट से खटिया पटवास ले रहे थे। समझ आ रहा है बात को? तो क्या है पैथोजेनिसिटी ऑफ HIV? आपको समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया तो बोलेगा, हम पूछेंगे। अभी इससे देखो, यह आपको दिया नहीं है NCERT बुक। बार बार कहते हैं NCERT से हम हटके हैं, NCERT जो देता है उससे भी ज्यादा दे देते हैं। NCERT में जो नहीं दिया है ना, सवाल तुम देखना, वो भी पूछा गया है। टेट्राड पढ़ाए थे तुमको, ध्यान में है? टेट्राड NCERT नहीं दिया उसके टाइप को, लेकिन हम तुमको पढ़ाए थे और वह सवाल आया है। देख सकते हो, बहुत सारा सवाल आया है जी। हर एक शिफ्ट में 5 सवाल रहता है। हर एक सवाल जो NCERT नहीं दिया है फिर भी पूछता है, और वो हम 5 सवाल इधर कर देते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहां तक आपको समझ में आ गया है। अच्छा, माइक्रोफेज बोले तो इसको क्यों कहा गया महाभिक्षाणु कोशिका? जानते हो ना, भिक्षाणु का मतलब क्या होता है? जानते हो? भिक्षाणु का मतलब भक्षक। हमने मोनोसाइट को भक्षक कोशिका कहते हैं। मोनोसाइट को क्या कहते हैं? भक्षक कोशिका। क्यों कहते हैं भक्षक कोशिका? ध्यान में रखिए, ये आपकी WBC है। क्या है? WBC। अब WBC को यहां भोजन दिखा। क्या दिखा? भोजन।
तो यह मोनोसाइट क्या करेगा ना, ये भोजन को क्या करेगा, पाने के लिए ये अपना ये इस प्रकार से देखो गोड़ को बढ़ा देगा, देखो बढ़ा दिया ना गोड़ को, यही WBC है, देखो ये ऐसा फेसवा कर लिया अभी। अगला बार में यही WBC की करेगा, इस भोजन को क्या कर लेगा, निगल जाएगा, कर निगल लिया तीसरा नंबर में, तो यह कहलाता है भक्षण कर लिया। क्या कर लिया, भक्षण कर लिया, अर्थात निगल गया। तो जब माइक्रोफेज था तो छोटा भीक्षण करता था, तो इसे भिक्षाणु कोशिका कहते हैं। लेकिन इसका बड़ा अवस्था कौची कहलाता है, माइक्रोफेज, मतलब ये जो होगा महाभक्षण करेगा। अब बड़ा कोशिका है तो महाभक्षण करेगा, इसलिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं, महाभिक्षाणु कोशिका। तो एक बार जो पूछेंगे बताइएगा, सबसे पहले HIV वायरस हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, प्रवेश करता है। इधर ना देख के बोलिएगा, हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले क्या किया, प्रवेश किया। प्रवेश करके कहां गया, मोनोसाइट्स के बड़ी अवस्था किस क्या कहलाती है, माइक्रोफेज के अंदर गया। उसके बाद क्या किया, अपनी संख्याओं को तीव्र गति से बढ़ाया, गति को बढ़ाकर क्या कर दिया, उससे बाहर निकला। बाहर निकल के फिर किसको नुकसान पहुंचाया, टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल को नुकसान पहुंचाया तो क्या समस्याएं आ गई, प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट होना बंद हो गया, जिससे कि एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होने लगा, और हम लोग क्या चीज से ग्रसित हो गए। तो जैसी जैसी आपकी एंटीबॉडी मराना स्टार्ट हो जाती है, वैसे आप छोटे छोटे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हो। लेकिन HIV का मुख्य लक्षण आपके 5 से 10 सालों में पता चलता है, तब तक आप कोई बीमारी पकड़ के चल देते हो। समझे बातों को। चलिए अब आगे की ओर देखिएगा। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, आपसे कहेगा ना, जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिका पर अपना एंटीजन पाया जाता है। सभी कोशिकाओं पर क्या होते हैं, अपना एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन का मतलब समझते हो, हम पहले बता चुके हैं, अगर नहीं ध्यान में है तो ध्यान में रखना। इधर से ये देखो, ये हम थोड़ी सी बात जिक्र आपके सामने कर देते हैं, हालांकि करना तो अच्छी बातें नहीं है, इससे आपकी शारीरिक और मानसिक पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन फिर भी चलो कर देते हैं। अब ये देखिएगा, समझिएगा। अब हम यहाँ पे ऐसू कर देते हैं। चलिए देखिएगा अब क्या करने वाले हैं। आपके जो होते हैं, कोई भी कोशिका है, सभी कोशिकाओं पर एक अपना एंटीजन इस प्रकार से पाया जाता है। कोशिकाओं के सरफेस एरिया पर, तो कोशिका ये हो गया, अरे हुआ ना कोशिका जी, तो कोशिका के सरफेस एरिया ये वाला ने है, तो एकरा पर जो भी कुछ पावल जाता है, लूल लांगड़ जो भी कुछ पावल जाता है, सब की कहलाता है एंटीजन। क्या कहलाता है, एंटीजन। और सभी कोशिकाओं का अपना अपना एंटीजन होता है। समझे बात को। तो ध्यान में रखना, बात करती है ब्लड ग्रुप की। क्या चीज की बात करेगी, ब्लड ग्रुप की बात करती है। तो ब्लड ग्रुप का जो पता चलता है वह हमेशा और हमेशा आरबीसी के सरफेस एरिया से पता चलता है। कौची के जी, आरबीसी के सरफेस एरिया पर। आरबीसी के सरफेस एरिया बोले तो सतहीय क्षेत्रफल पर जिस प्रकार के एंटीजन होते हैं उस प्रकार के क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। जिस प्रकार के एंटीजन उस प्रकार के ब्लड ग्रुप। अब से ऐसे समझिएगा, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, 4 ब्लड होता है, ए है, बी है, ए बी है और क्या है, ओ। ब्लड ग्रुप 8 होते हैं, ब्लड ग्रुप 8 होते हैं। उतना टाइम मेरे पास नहीं है, तुम देख लेना, एक मेरा वीडियो है ब्लड ग्रुप ऑफ, मारना ना हेडिंग, मारना कुछ ही मारना का, ब्लड ग्रुप मनीष राज मैथ मारना आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ए बी ओ है, ठीक है। तो देखो, तो ब्लड ग्रुप आपको ए है, तो एंटीजन कैसा पाया जाएगा, एक तरफ हम एंटीजन लिखते हैं और एक तरफ क्या लिखते हैं जी, एंटीबॉडी लिखते हैं, और एक तरफ कुछ लिखेंगे, अब कुछ नहीं। अब इधर देखना, आगे की बातें नहीं बताएंगे। ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसी के सरफेस एरिया पर एंटीजन कैसा, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कैसा, अगर हमारे ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कैसा, कुछ नहीं रहेगा। ए और बी दोनों पावल जा रहा है तो कोई प्रकार के एंटीजन इसमें नहीं रहेगा, इसमें किसी प्रकार के एंटीजन नहीं रहेंगे। जब दोनों रहेंगे तो इसमें किसी प्रकार के एंटीजन नहीं रहेंगे जी, इसमें एंटीजन नहीं रहेंगे। अब ब्लड ग्रुप आपका ओ है तो आपके एंटीजन क्या रहेंगे, जब ओ का मतलब है कुछ हो नहीं, ओ का मतलब कुछ हो एंटीजन नहीं है, तो मतलब दोनों एंटीजन रहेगा, ए और बी रहेगा। अरे कुछ गलती बता रहे हैं हम, लगता है जी, हाँ गलती बता रहे हैं, सॉरी। अब ए बी का मतलब है कि आपका एंटीजन जो होगा क्या होगा जी, ए बी दोनों होगा, और ओ है अर्थात आपका एंटीजन कुछ हो नहीं होगा, तो अर्थात आपका ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ।
लेकिन जिस प्रकार के एंटीजन होते हैं उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, एंटीबॉडी। ए और क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब अगर एंटीजन आपके सरफेस एरिया पर बी है तो एंटीबॉडी कैसा होगा, अगर ए बी एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी कैसा होगा, कुछ हो नहीं। अगर एंटीजन आपका ए बी है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं, अगर कुछ हो नहीं है तो आपके पास एंटीजन। अच्छा ऐसा क्यों होता है जानते हो, समझिएगा, हम छोटी सी बात बताते हैं। देखो ये ब्लड ग्रुप है आरबीसी है, ये क्या है आरबीसी, क्योंकि ब्लड ग्रुप का पता कौन से चलेगा, आरबीसी से। एक पर देखो एंटीजन है ए वाला, कौन एंटीजन है, ए वाला। बात समझ में आया। तो जब ए एंटीजन है तो इसका एंटीबॉडी कैसा रहेगा, बी। अरे ए जैसा शेप बना हुआ है ना जी, तो ये ए है। अब देखो ये वाला हम आपके सामने दे दिए, तो बताओ ये कैसा एंटीजन है, बी। ये कैसा है, बी है। अब आप दिमाग लगाइए, हमने कहा एंटीजन के जस्ट उल्टा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। बड़ा भगवान जो है ना बड़ा गजब की संरचना की है शरीर का भी। इधर देखना, अब एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी आपके पास कैसी होती है, बी। और एंटीबॉडी आपका बाइरियन लगता है, होता है। देखो अगर आपके पास एंटीजन ए है आपके ब्लड का, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कैसा होगा, एंटीजन कैसा होगा, ब्लड ग्रुप ए है तो है बी रहेगा। तुम्हारा दिमाग कहां है, कहां तू लगल रहती है, दिमाग कहां तुम्हारा रहता है जी, एकदम पूरा ज्यादा मुंह से कर लो, ऐसे करके नहीं, ज्यादा अखिया उखिया कर लो तो समझ गेलो, ज्यादा ध्यान दे रहा तो समझे ध्यान में नहीं हो, समझ रहा है, वो कहीं और ध्यान में गेल हो, वो ज्यादा ध्यान में हो, बहुत ज्यादा ध्यान में गेल हो। चलो अब जिस पर ए एंटीजन रहता है उस पर एंटीबॉडी क्या होती है, जस्ट उल्टी होती है। रीजन क्या है समझिएगा, अगर ए एंटीजन आपके ब्लड के अंदर आरबीसी के सरफेस एरिया पर है ये वाला, तो एंटीबॉडी जस्ट उल्टा होगा। क्यों होगा जानते हो, देखो क्यों होगा। अगर ए रहेगा एंटीजन तो देखो, अगर एंटीबॉडी ए रहेगा तो यह एंटीबॉडी क्या होगा ना, आपके शरीर के अंदर घूमते 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 क्या करेगा, प्रवेश करेगा। ऐसे करते करते ये आपके एंटीजन के आपके इससे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। समझ रहे हो, फंस जाएगा, जिससे कि आपकी ब्लड आगे की ओर गति नहीं कर पाएगी। फंस जाएगा, दूसरा तो गति कर पाएगा जी, नहीं गति कर पाएगा, तो जहां तहां ब्लड जमने लग जाएंगे, समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जिस प्रकार के एंटीजन होता है उसके जस्ट ऑपोजिट हमारे क्या होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। जिस प्रकार के एंटीजन होगा उसके जस्ट ऑपोजिट क्या होंगे, एंटीबॉडी। जैसे ए वाला है समझिएगा, अब ये वाला है तो क्या होगा, अब हमारा एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी बी होगा। एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। तो देखो अब ये वाला देखो जैसे कि है, अब एंटीबॉडी या बी वाला है तो देखना यहाँ पर मुंह पर बी बनल है ना, तो ये देखो क्या होगा, ये देखो घूमते घूमते आपके शरीर के अंदर गया, देखो ये बी बनल है, ऐसे करके बनल है, तो ये बैठ के ना इस प्रकार से ऐसे पिछल जाएगा, पिछलेगा कि नहीं पिछलेगा, ये फंसवे नहीं करेगा इसमें, इस प्रकार से हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएंगे। अर्थात जिस प्रकार के एंटीजन उसके जस्ट अपोजिट हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी। रीजन है अगर समान रहेगा तो फंस जाएगा। अब जैसे कि एंटीजन ए और बी दोनों है, तो अगर एंटीबॉडी ए भी रहेगा तो ए बस फंस जाएगा, बी रहेगा तो बी वाला फंस जाएगा। उससे बढ़िया दिमाग लगा दो कि इसमें कुछ रहबे नहीं करे, भगवान लगाए के लिए अब कुछ तो एंटीबॉडी देवे नहीं कर, वो फंसमा केकरा से, समझ रहा है बात को। तो एक सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि जिसका इंसान का एंटीजन ए बी रहता है तो ब्लड ग्रुप कैसा रहता है, ए बी रहता है। ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, ए बी, और एंटीबॉडी कुछ हो नहीं। और जिसका एंटीबॉडी कुछ हो नहीं रहेगा तो वह इंसान बीमार ज्यादा पड़ता है, समझे बात को। तो ए बी वाला इंसान थोड़ा हम लोग की अपेक्षा क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं अधिक, समझे। उतना नहीं कि एकदम पूरा हमेशा बीमारी रहता है, सेजे पर लटकल रहता है, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ हम लोग की अपेक्षा कुछ रहते हैं। क्लियर, चलिएगा। अब देखो ब्लड ग्रुप ओ वाला एकदम टन टन रहता है, क्योंकि एगो दूगो नहीं दू एंटीबॉडी लेके चोटा घूर रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ वाला जल्दी बीमारी नहीं पड़ेगा, समझ रहा है बात को, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी एगो नहीं दू हथियार है मारने के लिए बैक्टीरिया को, समझे। अब इसका डिस्क्रिप्टिव अगर देखना है तो आप देख लेना ब्लड ग्रुप मनीष राज मैथ जरूर देख लेना, उससे एक दो सवाल आपका बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो अब मेरा टॉपिक था वो समझिएगा। तो हम कह दिए क्या कि सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप जो होते हैं सभी पर एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। सभी पर क्या पाए जाते हैं जी, एंटीजन पाए जाते हैं। अब देखिएगा टी हेल्पर सेल यह भी एक प्रकार के कोशिका है, तो एरो पर एंटीजन पाया जाएगा। तो एंटीजन एक प्रकार के एक्सेप्टर का काम करता है। अब देखना, अब इस पर जो एंटीजन होगा वह एंटीजन का नाम क्या होता है, T4 या CD4, क्या कह सकते हो, T4 या CD4। अब देखो यह मैंने आपके सामने एक कोशिका बनाया, क्या बना दिया, टी हेल्पर सेल। क्या बना दिया, टी हेल्पर सेल।
अब देखना टी हेल्पर सेल है, दिमाग जो भी बताए वहां से दिमाग उड़ेगा। इधर देखना, ये आपके इस पर एंटीजन है, तो यही वाला ना एंटीजन है जी, सरफेस एरिया है ना हो गया टी हेल्पर सेल के, तो ये सब क्या है, एंटीजन है, एक्सेप्टर है, एंटीजन है, इसको हम जिसका नाम क्या है T4CD4। और आपके वायरस पर भी एंटीजन ले रहेगा, ऊपर वाला जो एंटीजन होता है, तो ऊपर जो वायरस के जो एंटीजन होते हैं ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, GP120। देखो हम लिखाए थे, बताए थे GP120, P आपका 71, इस प्रकार से लिखाए थे हम, तुम देखो सबको हम लिखाए थे। तो इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, GP120, क्या कहलाता है, GP120। अब देखो क्या हुआ, समस्याएं, दिक्कत क्या हो गया, पहले से आपके टी हेल्पर सेल के पास T4 और CD4 ऐसा प्रकार के एंटीजन लेके बैठा हुआ है ना, लेके बैठा हुआ। आपका वायरस आया इस प्रकार से लेकर आया, GP120 लेकर आया है, और हम जानते हैं कभी भी एक दूसरे से ये फंसना नहीं चाहिए, हम जानते हैं। अब क्या हुआ, यह इतना बताओ, हालांकि इसी को गलती है, यह बुलाया है अपन घर को, क्योंकि ना मुथोथुन ऐसे कैले रहता ना फंसता, लेकिन ये जान के ऐसे करके बुलाया है और बदनाम कर दे रहा है फट से बर की नहीं, गलती मेरी नहीं है, तुम ऐसे करके मुंह फाड़े नहीं रखता तो इसको पावरे नहीं था कि तुम्हारे पास आ सकता था। अब ये देखो टी हेल्पर सेल ऐसे करके मुंह फाड़ के इसको बुला रहा है कि आइए सनम, अब मेरे पास आइए। अब यहाँ पे देखो, तो ये तो पागल है, ये लड़का के जात छुछुनर होवे करता है। अब ये इस प्रकार से घूमते घूमते इसके अगल बगल करीब करीब घूमते घूमते की हो गलो, एकरा में घुस गलो, ले घुस गलो बाबा के कुटी में, घुस गया कि नहीं घुस गया, अरे घुसा रे। अब जब घुस गया तो बता दोनों बर्बाद होगा, अरे होगा कि नहीं, लड़की ज्यादा बर्बाद होगी क्योंकि इज्जत की सवाल है, लड़का कम बर्बाद होगा तुमको क्योंकि बेइज्जत का सवाल है। लड़का को बेइज्जत तो कर देगा तो घटाहा होता है, लेसड़ा होता है, वहां से निकल जाएगा, ओजा पर बापो दुहुरा दे देगा ना, मुंह ना चीर फाड़ के निकल जाएगा। लेकिन लड़की एकदम शर्मा जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, पापा गलती हो गई, ये कहेगा गलती हो गई, अच्छा कोई बात नहीं, एकदम दूरिया निकल जाएगा, इसको कोई नहीं, लसड़ाहा होता है ना लड़का के जात को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, तो बताओ इसमें गलतियां किसका है, ना यहां से इसको सिग्नल मिलता, इसको ना इसके पास ये जाता, अर्थात सिग्नल देने वाला ही कौन है, एक लड़की है। हालांकि बदनाम हो गए हमारे वायरस, इसके मारने के लिए हमने दवाई दिया, मारने के लिए हम इसको दवाई देंगे ना फिर, लेकिन रियल में इसकी गलती है, ना तुम अपना थोथुन मुंह फाड़ ले रहता, ना आपके पास वायरस कोई जाता। क्लियर। इस प्रकार से जब वायरस चल जाएगा तो बता इसके फंसा के इसी की ओर हिले रह जाएगा, वो झरेले रह जाएगा, तो ये अपन सब भूल जाएगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत में अच्छे अच्छे चीज लोग भूल जाते हैं। अब ये एक दूसरे से फसल रह जाएगा। अब टी हेल्पर सेल के काम है केकरा एक्टिवेट करना जी, किसको एक्टिवेट करना काम होता है, प्लाज्मा सेल को। अब ये एकरा से ही फंस गया है तो प्लाज्मा सेल करने के लोग करने केकरा एक्टिवेट करना कोई मतलब नहीं। और जब प्लाज्मा सेल आपके एक्टिवेट नहीं होंगे, हाँ बंद हो गया, चलो वो दे दिया है, सचेत दे दिया है, अरे कैसे ढूल गई रे अभी हुआ था ना, चलो अच्छा ठीक है। तो ये देखिए ये अब इसमें फंस गया इसके चक्कर में। तो अब आप खुद बताइए, खुद दिमाग से बताइए, जब इससे ये फंस गया तो समस्याएं क्या उत्पन्न होगी जी। समस्याएं यह उत्पन्न होगी कि यह अपना काम भूल जाएगा। प्यार मोहब्बत में अच्छा अच्छा चीज भूल जाते हैं तो क्या कुछ नहीं भूलेगा, तो जिससे कि यह प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और जब एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो हमारी कोशिका कहेगी इसको करने के नारे हेल्प करवा, करने के नारे हेल्प करवा, तू एंटीबॉडी नहीं बना रहा है रे, तो बने तो कोजी तो फसल हो। अब यह एक्टिवेट नहीं करेगा तो एंटीबॉडी बनेगा नहीं, और जब एंटीबॉडी बनेगा नहीं तो हम लोग का शरीर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। समझे बातों को। तो यह प्रकार से प्रोसेस से हमारी गलती है टी हेल्पर सेल का। समझे बातों को। चलिए यहां तक क्लियर हो गया बातों। तो बताना टी हेल्पर सेल पर जो एंटीजन पाया जाता है उसका क्या नाम है, T4 या CD4। जबकि वायरस के जो हमारे HIV वायरस के ऊपर वाला जो एंटीजन होता है वह क्या कहलाता है, GP120। तो GP120 से एक्सेप्टर T4 जब ऐड कर जाते हैं जिससे कि यह अपना काम करना भूल जाते हैं, जिससे कि हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बात समझ में आ गई। चलो अब आगे समझिएगा। अगला बीमारी हमारा है जी, अगला बीमारी, ध्यान देना थोड़ा सा इधर भी, ठीक है, यहां ध्यान देना, समझ रहे हो, यहां ध्यान देना। अगला बीमारी है कैंसर। कौन सा बीमारी है, कैंसर। फट से देखना थोड़ा सा हो जाएगा। कैंसर क्या है, हमारे शरीर के अंदर अनकंट्रोल कोशिका का विभाजन जब होने लगता है तो हमारे बॉडी ऑर्गन पर कुछ मसल जैसी संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं, ट्यूमर। और यही ट्यूमर आगे जाकर क्या चीज का रूप ले लेता है, कैंसर। बात समझ में आया हमने क्या कहा।
हमारे शरीर के कोशिका है जी, जैसे कि समझो ये कोशिका है, हमारा शरीर का कोशिका एकदम बढ़ा गया, एकदम 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एकदम पूरा एकदम ढेर सारा कर दिया, और करते करते ऐसा ढेर बना दिया। क्या कर दिया? ढेर बना दिया। इस प्रकार से समझो कि फेफड़ा पर इसे क्या कर दिया? ढेर बना दिया। जब ढेर बना दिया तो एक मांस का रूप ले लेगा। क्या बन जाएगा? मांस का रूप ले जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? ट्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्यूमर। और यही ट्यूमर आगे जाकर क्या चीज का रूप ले लेगा? कैंसर का। तो हमारे शरीर के अंदर जब अनियमित रूप से कोशिका विभाजन होने लगती है तो हमारे शरीर के अंग पर क्या होते हैं? मस्से जैसी संरचनाएं बन जाती है, वह ट्यूमर कहलाती है, और यही ट्यूमर आगे जाकर क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है। क्लियर? उसके बाद ध्यान में रखिए, कैंसर सभी में होता है, मानवों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। जैसे कि आप पेड़ पौधों में कोई पेड़ पौधे में इस प्रकार से कोढ़ीरियन फूटल देखे होंगे, नहीं रहता है? यही ट्यूमर है या पेड़ का कैंसर है। नहीं देखे हैं क्या? या पेड़ कैंसर है। लेकिन आप इंसान के कैंसर देखोगे, हालांकि कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, हम आपको बताएंगे। देखो, यह लड़की का वेजाइना वाला पार्ट है जी, लड़की का वेजाइना वाला पार्ट है। देखो, यहां पर ढेर सारा कोशिका विभाजन हुआ है। ऐसे पर गाढ़ा रियन मास क्या हो गया है? यूनि छिद्र के पास बैठ गया है, मतलब सर्वेक्स के पास बैठ गया है, ग्रीवा के पास बैठ गया है। ग्रीवा किसे कहते हैं जानते हो ना? हम आगे हालांकि बताने वाले हैं, अभी नहीं चर्चा करेंगे उसका। यह जो ग्रीवा है, यही ग्रीवा पर ढेर सारा मसल जाके बैठ गया, तो ये क्या हो जाते हैं? कैंसरियस टिश्यू हो गए, अर्थात यही हमारा क्या है? ट्यूमर है। यही हमारा क्या है? ट्यूमर है। और जब यह ट्यूमर हो जाते हैं, और जब यह ट्यूमर हो जाता है तो यह आगे जाकर क्या बनाता है? कैंसर। स्त्रियों में सबसे ज्यादा होने वाली कैंसर होती है यह वेजाइना वाला सर्विक्स कैंसर होता है। सबसे ज्यादा स्त्रियों में कैंसर पाया जाता है, ये बड़ा भयानक, हम आगे आपको जाके बताएंगे। इसमें क्या होता है ना, बहुत अजीब तरह से हो जाता है यार, बोले भी हमको खराब लग रहा है लेकिन नहीं बता